अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब सुरैया को पता चलता है कि उसकी मियाँ की ज़मानत नहीं हो सकती और जो कोई भी उसकी ज़मानत देगा और उसके से मिलने जाएगा वो भी इस केस में मुलव्वस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रईस भाई भी वापस आ जाता है और वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, क्यों मैं इस केस में मुलव्वस हूँ जबकि मेरा इसमें कोई तल्लक ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। जब वो आकर सरिया को बताता है कि आपा और नोमी भाई की ज़मानत नहीं हो सकती और आप जानती हैं कि कल सुबह फिर मैं देखूंगा कि कोई वकील हो तो उनकी ज़मानत करवा सको। इस पर सरिया से आगे से कहती है कि क्यों नहीं ज़मानत हो सकती, तुम तो लोग यही चाहते हो ना कि मेरा मियाँ वहाँ ही जेल में सड़ता रहे, लेकिन मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी अम्मा को कहती है कि अम्मा रईस को कहें कि किसी तरीके से मेरे मियाँ को वापस घर लेकर आए, मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा मियाँ जेल में रहे। उसकी माँ कहती है सब्र करो, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ कह रहा है ना, उसके बाद देखना कि कुछ ना कुछ तो हल हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि जब अहमद घर वापस आता है तो उसकी माँ पहले ही ठान चुकी होती है कि अब देखना ये सारा इल्ज़ाम मैं क्यों ना गुल पर ही लगा दूँ और उस गुल और अहमद के दरमियान लड़ाई करवा के इन दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करवा दूँ। जब जैसे ही अहमद घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि आजकल तुम्हारे बीवी के तो पारे बहुत ही ऊंचे और नखरे भी बहुत हैं कि मैंने उसे कहा ये काम कर दो तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली और ना ही उसने मेरा ये काम किया। इस पर अहमद कहता है कि अम्मा ऐसी गुल नहीं है, आप क्यों उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि हाँ मैं फिर झूठ बोल रही हूँ, अभी भी तुम अपनी बीवी की साइड ले रहे हो, तुम कैसे बेटे हो जबकि तुम पहले मुझसे मेरे हर बात मानते थे, लेकिन अब तो सारा कुछ तुम अपनी बीवी का ही मानते हो और तुम तो मुझे ही झूठा समझते हो ना। ठीक है, हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ, बैठो वहाँ ही रहो, मेरे पास मत आना। तो इस पर आगे से कहता है कि अम्मा आपको क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, पहले तो आप ऐसी नहीं थी, अभी आपको क्या हो गया, जब से मेरी शादी गुल के साथ हुई है आप तो गुल को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर रही। तो इस बार आगे से वो कहती है हाँ मैं गुल को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रही, क्यों ना कि उसने मेरा जवान बेटा कुंवारा छीन लिया, वो तो एक बच्चे की माँ थी, उसे शर्म नहीं आई तुमसे शादी करते हुए। तो इस पर आगे से अहमद कहता है मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मैंने खुद ज़बरदस्ती उसके साथ शादी किया। आपको मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि गुल के बारे में ऐसी बातें मत किया करें। आप देखेंगे कि इधर से अहमद चला जाता है और सीधा जब वो अपने कमरे में जाता है तो गुल से पूछता है गुल क्या हुआ आज, अम्मी क्या कह रही हैं, क्या तुम मम्मी के पास नहीं किया ना कोई काम किया है। तो इस बार गुल कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और अक्सर कभी मैं कहती हूँ कि इन लोगों के पास जाकर बैठूं ताकि जो इनको मेरे साथ इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सके, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ामात लगा देते हैं और वो जो मैं काम करना सही करना चाहती हूँ वो उल्टा ख़राब ही हो जाता है। कि अमर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ना तुम्हारी अम्मी और ना ही तुम्हारी कज़न मुझसे मोहब्बत करती हैं, वो मुझसे नफ़रत करती हैं और इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अमर मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, क्यों ना कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हारी और तुम्हारी घर वालों की ज़िंदगियाँ खुशहाल हो जाएंगी, एक मेरी वजह से इस तमाम घर की मुसीबत में आया हुआ है। इस पर अमर कहता है कि आज तो तुमने ये बात कर ली, इंदा से अगर ये तुमने बात की तो तुम मुझसे बुरा नहीं होगा। तो वो कहती है कि गुल मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अमर क्यों आंट खाला मुझसे इतनी खफा रहती हैं, वो मुझे से क्यों इतनी नफ़रत करती हैं, मैंने तो आपको नहीं कहा था ना कि आप मुझसे शादी करें, आपने तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी की। तो अमर कहता है तो यही बात कह रहा हूँ ना कि तुम दोनों की उनकी क्यों परवाह करती हो, जबकि मैंने तुमसे शादी की तो तुम मेरी परवाह करो ना, उन लोगों को छोड़ दो, मैं जानूँ और मेरे माँ बाप जाने। तो गुल कहती है कि ठीक है। वो कहता है कि इंदा से ऐसी बात मत करना और परेशान होना छोड़ दो, जाओ आओ चलो तैयार हो, हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई खाना वगैरह खा के आते हैं ताकि कि तुम्हारा मूड सही हो सके। इस पर गुल कहती है कि नहीं रहने दें आप फिर खाला जान बातें करना शुरू कर देंगे। तो वो कहता है कि फिर वही बात जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन लोगों की परवाह मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो, चलो ठीक है आज अब तुम मेरी बात नहीं मानती, करो अपनी मन मर्जी। तो इस पर गुल कहती है कि बस करें अमर, आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, अगर आप भी मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा कौन है आपके सिवा, एक आप ही तो हैं जो मेरी इतना ख्याल रखते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो इस पर अमर कहता है तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम क्यों किसी की परवाह करती हो, मैं तुम्हें कभी भी बीच रास्ते अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम्हें अम्मी को इतनी तुमसे मसला हुआ तो मैं ये घर ही छोड़कर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर आगे से गुल कहती है नहीं अमर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्यों ना कि मैं जानती हूँ खाला जान तुमसे बहुत प्यार करती हैं और अगर इस तरह हुआ तो वो मुझसे और ही नफ़रत करना शुरू हो जाएंगी और कहेंगी कि मैं उनका बेटा ही लेकर यहाँ से चली गई। तो वो कहता है तो यही तो बात है। इधर दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि नफीस और पिंकी एक दूसरे के पास खड़े हुए होते हैं कमरे में, और वो कहता है कि आज मैं जान चुका हूँ कि मेरी माँ मुझसे
क्या चाहती है, वो तो अपना तसल्लुत मुझ पर कायम रखना चाहती है कि वो कहती है कि जो वो कहे मैं वही करूँ। तो इस पर पिंकी कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ नफीस कि तुम उसकी सतीली औलाद हो, जबकि वो उनकी दो अपनी सकी औलादें हैं। वो सकी औलादों का हक तुम्हें तो नहीं दे सकते ना। तो इस पर आके ऐसे नफीस कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अम्मा की क्या ज़िंदगी रह गई, अम्मा जब मर जाएगी तो हम दोनों भाइयों का ही तो ये बिज़नेस है और ये जायदाद है, और किसकी है। तो इस पर आगे से पिंकी कहती है नहीं नफीस, तुम मेरी बात समझ रही नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अब ये सारा बिजनेस और जायदाद वो अपने बेटे रईस के नाम करके ही जाएंगी और अपनी बेटी सुरैया को दे देंगी और तुम्हें ठिंगा देंगे। इस पर वो आगे से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है पिंकी, तुम नहीं समझ रही। जो भी है वो मेरी माँ है और वो मुझे समझती हैं और वो मेरे साथ ऐसा धोखा कभी भी नहीं कर सकती। इस पर पिंकी कहती है तो मैं भी फिर इधर ही हूँ और तुम देखना एक दिन तुम खुद मुझे कहोगे कि मैं सही कह रही थी। इस पर अब नफीस सोचना शुरू हो जाता है। नफीस कहता है कि वाकई अगर पिंकी सही कह रही हो कि माँ ने सारा कुछ रईस के नाम और सुरैया के नाम कर दिया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो खाली हाथ रह जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। वो तो इस पर पिंकी उसे कहती है कि मेरे पास एक तरकीब है। वो उस पर कहता है कि क्या तरकीब है। तो वो कहती है ऐसा क्यों ना करे कि तुम्हारी माँ को हम कुछ खिला देते हैं, अगर वो बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए तो इसके जो भी है कागजात हम ले लें और अपने नाम करवाने, ताकि ये जायदाद तुम्हारी और मेरी हो जाए। तो इस पर आगे से नफीस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मैं करूँगा। तुम देख रही हो नोमी भाई का क्या हाल हुआ है, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कभी भी कचहरी थानों का चक्कर नहीं काट सकता। जो भी होगा बेहतर होगा, अगर वो मुझे हिस्सा देती हैं तब भी ठीक, नहीं देंगी तो तब भी ठीक। तो इस पर पिंकी कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी वही करो, जाओ। मैं तो तुम्हें समझा सकती थी लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो तो नफीस से अब जान छुड़वाना चाहती है पिंकी, तो अब नफीस के साथ नहीं रहना चाहती।